थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा आवाज क्लियर है सर, एक बार कंफर्म करिएगा। बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। थैंक यू राम सुभाष जी, और थैंक यू यहाँ पे मौजूद सभी लीडर्स एंड पार्टिसिपेशन को। और स्पेशली मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के इस प्रेजेंटेशन में मौजूद उन सभी नए साथियों को जिन लोगों ने आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन के पार्ट बने हैं और एक आशा के साथ आए होंगे कि सर कुछ ऐसे बातें या ऐसा कुछ चीजें हमें यहाँ पे मिलेगा जो आपकी लाइफ का के लिए इम्पोर्टेंस होंगे और आपके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होंगे। तो डियर्स, अगला 40 मिनट आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन 40 मिनट होने वाला है। तो मुझे बस आपकी उस बहुमूल्य समय से 40 मिनट एकाग्रता के साथ आप हमें दीजिए। और अगले 40 मिनट में हम लोग ऐसे कुछ बातें, कुछ चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओरिजिन को लेकर के, इसके अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, मार्केट में होने वाले सवाल को लेकर के, वो सब चीजें आज हम कोशिश करेंगे चीजों को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए डियर्स, समय को जाया ना करते हुए मैं सीधे चलता हूँ स्क्रीन पे। और सेशन की शुरुआत करने से पहले, माई सेल्फ रवि पात्रा, बेसिकली वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करता हूँ। और अगले 40 मिनट मेरे साथ में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, जिसने आज हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है, उस अपॉर्चुनिटी के साथ इसके कुछ बेहतरीन चीजें, और वर्ल्ड वाइड आज हजारों और लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट इन क्रिप्टो वर्ल्ड, ओरिजिन एलजीएनएस, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर एक बार आप मुझे गाइड करें, राम सुभाष सर, क्या मेरा स्क्रीन यस अभी सर, यस विजिबल हो सर। रहा है और एम आई लाउड एंड क्लियर? चलिए, थैंक यू। यस सर, स्क्रीन भी विजिबल है, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो मन के बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे जाले होंगे, बहुत सारे उम्मीदें होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस अंदर आ रहा होगा कि सर क्या होने वाला है, किस चीज़ के बारे में जानने वाला है, मेरे लिए कोई है क्या, मेरे फायदे का कोई बातें होगी क्या? यस, डेफिनेटली। ये सब चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे डियर्स। आज हम बेसिकली एक ऐसी बैंकिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपने शायद इस प्रेजेंटेशन में आने से पहले सुने होंगे ओरिजिन एलजीएनएस क्या है, कैसे हमारे लिए क्या होगा, इस तरह की बहुत सारे ऐसे बातें। दोस्तों, ओरिजिन एलजीएनएस की अगर बात करें तो एक ओरिजिन एक बैंकिंग प्रोटोकॉल है, या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या डीएफई है। और इसकी जो मेन बागडोर है, यानी कि जो नेटिव टोकन जिसको हम बोलते हैं, वो एलजीएनएस है। और आज से तकरीबन अगर देखा जाए तो 2 साल 3 महीना कुछ दिन पहले इसकी शुरुआत हुई। और अभी भी ये लाखों लोगों की यूजर्स तक पहुंच गए हैं। अगर थोड़ा सा अचीवमेंट्स की बात करें तो आज मोर देन 62 कंट्री और मिलियंस ऑफ यूजर्स। अभी अगर देखा जाए तो लगभग 25 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। और बहुत जल्दी शुरुआत हुई थी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ, आज हम पॉलीगॉन पे भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ हमारे खुद की ओन चेन लेयर 1 का अनोबी चेन पे भी अवेलेबल है। तो हो सकता है कि जो नए लोग होंगे उनको शायद ब्लॉकचेन क्या है, ये सब कुछ चीजें नए टर्म लग रहा है, लेकिन आगे सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक ये थी थोड़ा सा ओरिजिन या एलजीएनएस टोकन के बारे में इसकी इंट्रोडक्शन। एक शब्द में मैंने बताने की कोशिश किया कि सर जब मैंने बैंकिंग या प्रोटोकॉल्स की बातें कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल्स कोई अलग बात नहीं है। प्रोटोकॉल्स का मतलब नियम और शर्तें होती है सर। सिर्फ फर्क इतनी होती है कि उन नियम शर्तों को जब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दी जाती है, ब्लॉकचेन के ऊपर लिख दी जाती है, तो उन नियम और शर्तों को चेंज नहीं कर सकता है, उसमें मैनिपुलेशन किया नहीं जा सकता है। और यही चीजें हैं, ये इम्यूटेबल है, यानी कि उसको बदलाव नहीं किया जा सकता है। और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलती है, जिसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यहाँ पे ऑटोमेशन काम करता है, बस इसीलिए इसे प्रोटोकॉल्स के नाम दिए जाते हैं। चलिए, एक शब्द में कहें तो अगर हम एक बाहर से चीजों को देखने की कोशिश करें तो ओरिजिन एक पैसे के पेड़ है। कईयों को थोड़ा सा ये हजम नहीं होगा कि सर पैसे के पेड़ होते भी है, नहीं, टेक्निकली तो ये होते नहीं है। लेकिन आप आगे के सेशन में जरूर समझ जाएंगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जैसे हम
पेड़ का मतलब क्या होती है सर? कोई भी बीज को हम बोते हैं तो वो एक बीज जब पैदावार देते हैं, जब उसमें यील्ड जनरेट होती है, तो वो एक नहीं रहता है, अनेक को बन जाता है। वैसे ही इसकी मेन जो फॉर्मूला है वही है, जब आप एलजीएनएस को परचेज करते हैं या फिर ओरिजिन को चुनते हैं, इस बैंक पे आते हैं, डिसेंट्रलाइज बैंक में, आप एक एलजीएनएस लेते जरूर है, यानी कि बीज को बोते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं, स्टेक करते हैं। तो कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद वो एक में नहीं होते, वो हमेशा के लिए यील्ड जनरेट करता है। जैसे एक किसान खेत में आलू, गेहूं, धान, जो भी सारे फसल करते हैं, वो जब लगाते हैं तो वो शायद एक दाने हैं, लेकिन वो जब वो यील्ड जनरेट करता है, उसकी देखभाल करता है, तो वो कई दाने तैयार करके देता है। इसीलिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पे यूज किया गया है कि आप जब एलजीएनएस को अपने वॉलेट में लेते हैं और स्टेक करते हैं, तो वो भले वो आप एक लेते हैं, 100 लेते हैं, 1000 लेते हैं, लेकिन वो उसमें सीमित नहीं रहता है, वो हर दिन, हर घंटे आपको यील्ड जनरेट करके देता है। और दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार यील्ड जनरेट करता है, और फिर आपको एक स्टेकिंग रिवार्ड के रूप में आपको नंबर ऑफ एलजीएनएस जो बढ़ जाता है, और उस यील्ड को लेकर के आप मार्केट में सेल आउट करते हैं और पैसे कमाते हैं। सिंपल यही फॉर्मूला है। मैंने सरल शब्दों में एक पेड़ की उदाहरण से उसे समझने की या समझाने की कोशिश की। तो आगे आगे समझेंगे कि कैसे यील्ड देते हैं, कितनी परसेंटेज देते हैं, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और फिर हम टेक्निकली वो सभी चीजों के पे जाते हैं और मार्केट में मिलने वाली सारे क्वेश्चन पे। अभी तक इस इकोलॉजिकल डेवलपमेंट 3 फेज हमें देखने को मिली। ओरिजिन फेज जो लगभग 10 लाख यूजर्स तक कंप्लीट हुई, और प्रेजेंट टाइम में हम लोग दूसरी फेज पे चल रहे हैं, वेके फेज, जो अभी रनिंग मोड में है, और बहुत जल्दी हम इटर्निटी फेज की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे डिप्लोमेशन मैकेनिज्म, बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स, आरडब्ल्यूए, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारी 30 लाख यूजर बेस पहुंच जाएंगे, हर 10 लाख यूजर को अचीव करने से हमारी एक एक फेज चेंज हो रहा है। तो जैसे ही 4 से 5 लाख की यूजर बेस आ जाएगी, और तो हम इटर्निटी फेज की भी शुरुआत करने वाले हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हम सेकंड फेज पे है, और इसमें हर फेज में अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग डेवलपमेंट्स, और ये सारे ब्लू प्रिंट्स ऑलरेडी सिस्टम के वेबसाइट में भी सारी चीजें मौजूद है। चलिए डियर्स, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सिस्टम, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा विजन और बड़ा मिशन के साथ काम कर रहे हैं, और सिस्टम ने एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर अपना एक अलग सा पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी फाइनेंशियल मॉडल जहाँ पे किसी की कंट्रोल नहीं होगी, कोडिंग यहाँ की सबसे ज्यादा पावर होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ की ताकत होगा। सिंपल चीजें, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, किसी भी देश की सरकार या फिर किसी भी ओनर्स के पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल होगा आम पब्लिक के पास, क्योंकि ये जो पूरी इकोसिस्टम है वो कम्युनिटी ड्रिवन है, ना किसी मालिक के माध्यम से चल रहा है। इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी क्रिएटर या फिर मालिक सामने नहीं है, ये एनोनोमस है। जैसे इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अगर आप देते हैं, जो हम सब लोग जानते होंगे, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिप्टो डेवलपमेंट इन दिस क्रिप्टो वर्ल्ड, जो हम लोगों ने देखा है बिटकॉइन के रूप में, आज से तकरीबन 16 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। सतोशी नाकामोटो करके कोई एक व्यक्ति था, आज भी किसी को नहीं पता कि वो लेडीज था, जेंट्स था, वो अकेले थे या ग्रुप ऑफ पीपल था, अभी भी हम लोगों को पता नहीं है। बट उनकी डेवलपमेंट, उनकी इनोवेशन, उनकी सोचने की तरीका, जो डिसेंट्रलाइज मनी, मतलब पैसे का एक अलग सा मार्केट उन्होंने तैयार कर दिया है, जहाँ पे जिस मनी को डिसेंट्रलाइज रूप से पब्लिक पीयर टू पीयर का एक मनी मॉडल आप कह सकते हैं, कि जहां पे अपनी बैंक से बाहर, क्योंकि मनी को हम लोगों ने सेंट्रल बैंक से या बैंक के अलावा हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन वो पहला व्यक्ति था जो आज से 16 साल पहले सोचा कि यार हमारे पैसे हमेशा किसी सेंट्रल बैंक या फिर लोग क्यों कंट्रोल करेगा, हम क्यों इसकी वैल्यू नहीं कर सकते, हम सेल्फ कस्टडी क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको लगेगा कि मनी हमारी बैंक में है या हमारे पास है तो हमारी है, नेवर, नेवर एवर, वो पैसा आपकी नहीं है, वो सरकार के पैसे हैं। इसीलिए वो जब मर्जी उसमें फीस लगा देता है, जब मर्जी उसमें विड्रॉल रख देता है, जब मर्जी उसको केवाईसी डिमांड कर सकते हैं,
आपके पैसा रखे हुए भी आप बैंक में जाते हैं तो उसमें 100 प्रकार के कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। आपके पैसा नहीं है इसीलिए आपके घर में रखा हुआ वो नोट किसी एक व्यक्ति का एक इशारों पे वो कागज के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और डीमोनेटाइजेशन शुरू हो जाती है और आपको उसी पैसे को तुड़वाने के लिए लाइन में लंबी लाइनें लगाने पड़ते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है ये पैसे आपके नहीं है, ये पैसे सरकार के हैं और सरकार उसे चलाते हैं। इवन मैं कोई पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे कंट्री की वही लॉ है। सरकार और सेंट्रल बैंक मिलकर उस मनी को चलाते हैं बिलीफ के भरोसे पे, और वो भरोसा देते हैं पूरी एंटायर कंट्रीज को, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। बट सतोशी नाकामोटो ने उन्होंने पहली बार सोचा कि एक क्यों ना एक ऐसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मॉडल बनाया जाए जिसमें पब्लिक के पास ही ये पूरी अथॉरिटी हो, बैंक से बाहर जा करके कुछ चीजें करे, लोग अपनी वैल्यू को ट्रांसफर कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे दे सके, लेन देन कर सके, एक दूसरे की परमिशन के, बैंकों की बिना इंटरफ किए, सरकारों के बिना बिचौलियों में लिए हुए एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का, और उसी लिए यहाँ पे यूज किया एक शानदार टेक्नोलॉजी का जिसका नाम है ब्लॉकचेन। और वहां से शुरुआत हुई पहली डिसेंट्रलाइज मनी की। और दोस्तों ओरिजिन की बस वही चीजें हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डिसेंट्रलाइज क्या है। मैंने बेसिक से आइडिया और डीपली बहुत सारी चीजें आप गूगल करके यूट्यूब करके आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको मोटा मोटी समझ आ गया कि डिसेंट्रलाइज का क्या पैरामीटर है, क्यों आई थी, किस वजह से आया था, क्या सिक्योरिटीज थी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या बेसिक डिफरेंस है। मैंने थोड़े से कोशिश किया चीजों को क्लियर करने में। चलिए, बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन कुछ सवाल होंगे कि सर ओरिजिन समझ आई, इनकी नेटिव टोकेनोजेनेसिस समझ आई, इसकी मार्केट समझ आई, लेकिन सर ओरिजिन को आखिर क्यों करना है, हमारे पास जब इतनी सारी ऑप्शन है तो हम आखिर क्यों करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि सर आज ये प्रोजेक्ट, क्योंकि सर ऑनलाइन प्रोजेक्ट में मैं सच्ची बात, मैं अपनी पिछले 11 सालों के तजुर्बे से बता रहा हूँ कि ऑनलाइन कोई मनी मेकिंग जब फॉर्मूला हमें हमारे हाथ में आते हैं, और ये सच बात है कि सर 100 में से 80-90 प्रोजेक्ट होते हैं जो इंसानों को, लोगों को ठगने के लिए आते हैं। कुछ मोमेंटम कुछ दिनों तक, 6 महीना साल भर हमें पैसा देता है, उनकी प्रॉमिस पूरे होते हैं, लेकिन अगले कुछ महीनों में उनके ना तो प्रॉमिस पूरे होते हैं, वो कई तो भाग ही जाते हैं। यानी कि अब इस दौर में किन पे विश्वास किया जाए, किन पे नहीं किया जाए, किन को फॉर ग्रांट, किन को टेक फॉर ग्रांटेड लिया, ये चीज है। हमें हमें स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। हमें कौन सी प्रोजेक्ट को करनी है, कौन सी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि हमेशा से जब हम मनी किसी भी सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं तो एक रिस्क फैक्टर हमेशा हमारे दिमाग में काम करता है कि सर किसको करूं या किसको ना करूं। तो डीएस कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ पैरामीटर्स है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, फिर हम सेफ रहते हैं कि सर हमारे पैसे मनी, क्योंकि सर ये बिल्कुल ही आपकी चॉइस होगी। तो वो प्रोटोकॉल्स क्या है, वो पैरामीटर्स क्या है जो किसी भी सिस्टम को एक चेक करने का, यानी कि क्रॉस चेक करना, अपनी पैरामीटर्स में तोड़ना, जो मैंने रियलाइज किया हूं मैं आज को, इस वाई यू शुड चूज ओरिजिन या यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल है। आप ये सिर्फ कहने हुए नहीं है, आप इसकी बाकायदे प्रूफ भी ले सकते हैं। ये इंटरनेशनल है, मोर देन 60 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्वमेंट है। चाहे आप 60 कंट्री की बात करते हैं तो वर्ल्ड के हर वो अच्छी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो नाम चाइना की हो, इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, इवन अमेरिकी की हो, रशिया की हो, साउथ कोरिया की हो, इस तरह की वो सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ग्लोबली हम कैसे पता करेंगे कि ये ग्लोबली, तो इसकी इवेंट्स, मीटिंग्स, जगह जगह पे इसकी इवेंट्स की आना, उसमें लीडरों की पार्टिसिपेशन करना, वहां तक लोगों की रीच होना, वहां पे लोगों की गैदर होना, तो इस बात की प्रूफ देता है कि यस, ये वास्तव में ये ग्लोबल है। लेकिन आज के डेट में बहुत मुश्किल है एक आम लोगों के लिए चेक कर पाना कि यार ये ग्लोबल, क्योंकि आज में तो आज बहुत सारे प्रोजेक्ट जो किसी एक रीजन से, किसी एक जगह से बनता है, किसी एक गांव से, किसी एक शहर से बनता है, और भाड़े का किसी क्रिएटर को लाया जाता है कि सर ये तो मलेशिया के क्रिएटर। तो आज के दौर में, क्योंकि अब सवाल है कि सर इंटरनेशनल होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, मैं 100% तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि, लेकिन बेसिकली अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, बेसिकली अगर आप क्रिप्टोस की कम्युनिटीज में आप आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ग्लोबल कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, ग्लोबल मनी इसमें आती है, ज्यादा टर्नओवर होता है, प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज ज्यादा होते हैं।
उसमें किसी किसी देश का या सरकार की कोई भी एक छोटी सी रूल एंड रेगुलेशन की चेंजेस या प्रोटोकॉल की बदलाव इस प्रोजेक्ट को हैम्पर नहीं कर पाते। ग्लोबली जब क्रिएटर होती है तो उसमें प्रोजेक्ट की समझ और विजन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेज मिलती है। आज अगर बिटकॉइन ग्लोबली इनकी रीच नहीं होती तो आज शायद बिटकॉइन नहीं बनता। आज अगर किसी स्टेट से अगर किसी बिटकॉइन सीमित रहता तो इसीलिए एक बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट बनने के लिए ग्लोबली रीच होना बहुत जरूरी है, खास करके क्रिप्टो के लिए। तो ये पहला पैरामीटर जो है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस पैरामीटर में आप किसी भी प्रोजेक्ट या चीजों को आप चूज कर रहे हैं तो दिस शुड बी ए फास्ट लॉ, द प्रोजेक्ट शुड बी ए ग्लोबल प्रोजेक्ट। डियर, दूसरी बात है कि सर इस प्रोजेक्ट के अंदर आकर के हमें कोई पैकेज बाई नहीं करनी, क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने पिछले 11 सालों के तजुर्बे से बता रहा हूँ कि हमें कई बार एमएलएम्स में जब भी हम एंट्री करने की कोशिश करते थे तो हमें पहली दिन कोई पैकेज, कोई कॉम्बो, कोई किट, कोई एनएफटी, इस तरह की बहुत सारे ऐसे चीजें होती है, या किसी सब्सक्रिप्शन जो मंथली इतना लेना पड़ेगा, 6 महीने के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। इस तरह की पैकेजेस हमें थमा दी जाती थी। और कुछ उस मोमेंट के लिए, कुछ उस सिस्टम के लिए तो उसकी वैल्यू होती थी, बट मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो फिर कई बार ऐसा होता था कि सर कुछ समय के बाद हमें रियलाइज होता था, जब हमारी मोटिवेशन की आंख निकल जाते थे तो ऐसा लगता था कि यार मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं मिली, तो हमें ठगे हुए महसूस करते थे डीएस। तो आपको इस ओरिजिन बैंक को चुनने के लिए या एलजीएनएस टोकन को लेने के लिए आपको कोई ऐसी कॉम्बो पैकेज, किट, एनएफटी, सब्सक्रिप्शन कोई बाय नहीं करना है, क्योंकि पहली बात तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, कोई एमएलएम स्कीम नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से जो मार्केट प्राइस चल रही है आज के डेट में, $2 से $3 की एवरेज प्राइस चल रही है, तो आप जैसे ही आप अपनी टोकन्स को बाई करेंगे, आप चाहो को 10 बाई कर सकते हो, 10 इच्छा, आपको 10,000 बाई करना है, 10,000 इच्छा, आप स्वेच्छा से उस चीजों को बाई करते हैं और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आपको मिलती है। जिस दिन, जितने दिन आप चाहते हैं उसे रख सकते हैं, और जब तक मन भर जाता है या डर जाता है आप उसे सेल आउट करके अपनी मार्केट से पैसे पूरे ले सकते हैं। तो ये चीजें है। तो डियर्स, यहाँ पे जब सब्सक्रिप्शन नहीं है तो रिन्यूअल की कोई बातें नहीं है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है तो केवाईसी, एटीपी, इस तरह की चीजें आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है। आपकी फंड के ऊपर कोई जबरदस्ती कोई लॉकिंग्स नहीं लगती है कि सर आपने बटन दबाते ही ये लॉक हो गया। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी मार्केट का ये ओनली ओनली प्रोडक्ट है, ओनली चीजें हैं जो मैंने 11 सालों में मैंने रियलाइज किया हूँ, जिसमें इतनी आजादी है, इतनी फ्रीडम है। तो आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपकी फंड की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। और आज तक हम लोगों ने पिछले 11 सालों की तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी सिस्टम को ज्वाइन करने की कोशिश किया और बटन दबाते ही वो फंड कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई, कुछ अपलाइन को मिल गया, कुछ उनकी सीनियर को मिल गया, कुछ कंपनीज में डिडक्ट हो गई, और बचा कुछ हमारे पास कुछ नहीं बचते थे। किसी किसी प्लान में 30% बचते थे, किसी में 40% बचते थे, कहीं तो कुछ भी नहीं बचते थे, 100% की बंटवारा हो गया। तो यानी कि फंड हमारी बटन दबाते ही सारी चीजें हो गया। अपॉर्चुनिटी के नाम पे हमारी फंड काट ली जाती थी, और फिर जब हमें लगता था कि सर हमें तो इस बिजनेस को नहीं करना है, तो फिर रिटर्न में आते थे कि सर 4 लोगों को बुला के लाओ, तब तुम्हारे पैसे रिकवर होंगे। यानी कि हमारी एसेट्स की कुछ नहीं। तो ये चीजें होती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपकी एसेट आपकी सेल्फ कस्टडी में रहता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। आप 10 कॉइन लगाते हैं, 100 कॉइन लगाते हैं, या 10,000 कॉइन लगवाते हैं, आपको जब मन करता है आप अपनी पूरी फंड को, यानी कि पूरी जो अपनी टोकन्स को आप सेल आउट करके मार्केट की करंट प्राइस के साथ आप एग्जिट ले सकते हो। आपको कोई नहीं रुकावट करेगा। वो इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि आपकी फंड की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। चलिए डियर्स, तो ये सारे बेसिक वजह है जो। और कुछ वजह जानते हैं कि सर आपको यहाँ पे आपकी इनकम के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि सर इतना मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की शानदार करने के लिए बाकी फंड चैरिटी कर देंगे, यहाँ पे कैपिंग, वहाँ पे कैपिंग। आपको दिन में 2 ही मैचिंग मिलेगा, जोड़े बनाने पड़ेंगे, गोले बनाने पड़ेंगे, 2:1 करने पड़ेंगे। इस तरह की कोई भी मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं होती है। आपको यहाँ पे विड्रॉल मिनिमम मैक्सिमम की कोई चीजें नहीं है। एक जेन्युइन प्रोजेक्ट को जैसे ही हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। आज से पहले हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को देखे हैं, या फिर हम लोगों ने कहीं किए भी होंगे, जहाँ पे इनपुट करने का तो कोई लिमिट नहीं थी। आप दिन में 10 बार पैसा डालो, तुरंत आ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही विड्रॉल लगाते थे, कभी 24 घंटा, कभी 48 घंटा, ये रूल वो रूल, अभी नहीं है, इसमें ईडी छापे मारे हैं, इसमें वो ऐसा कर दिए हैं, अभी तो 15 दिन में विड्रॉल आएंगे। इस तरह की बहुत सारे ऐसे चीजें या चैलेंजेस को हमें फेस करने पड़े।
लेकिन डियर्स यहाँ पे ऐसा कोई भी चैलेंजेस नहीं है। आपके फंड आपकी सेल्फ कस्टडी में, यानी कि खुद की डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे वो रहता है। आपको जब मन करे, आपको पूरा मन करे पूरा, कम मन करे कम, सिर्फ इंटरेस्ट मन करे सिर्फ इंटरेस्ट, तो आप अपने टोकन के फॉर्म में, क्योंकि ओरिजिन कभी भी आपको कुछ भी चीजें देने की प्रॉमिस नहीं करती है। ओरिजिन सिर्फ एक चीज प्रॉमिस करती है कि सर आप एलजीएनएस मार्केट से खरीदते हो, हमारे पास स्टेक करते हो, और एलजीएनएस की फ्रंट अप में हम एलजीएनएस एज ए रिवार्ड देते हैं, यानी कि एज ए यील्ड जनरेट करके देते हैं। एलजीएनएस के फ्रंट अप में एलजीएनएस देते हैं, तो जाहिर सी बात है, तो सिस्टम के पास कोई लाइबिलिटीज नहीं होती है, क्योंकि ओरिजिन या फिर एलजीएनएस कोई मनी ग्लेइंग प्लानिंग नहीं है कि सर आपके पैसे रातों रात डबल हो जाएंगे, 24 दिन में डबल हो जाएंगे, 30 दिन में डबल हो जाएंगे, 10 दिन में डबल हो जाएंगे, 6 महीने में डबल हो जाएंगे। इस तरह की कोई डबल वाली कोई फार्मूला नहीं है। सिर्फ सिंपल फार्मूला है, एलजीएनएस के फ्रंट अप में यील्ड मिलेगा एलजीएनएस के रूप में। और ऐसा नहीं है कि खाली एलजीएनएस ये कर रहा है, आप मार्केट के जितने भी अच्छे क्रिप्टोस है, जितने भी क्रिप्टो पीओएस नेटवर्क पे काम करते हैं, वो सभी लोग यील्ड जनरेट करके देते हैं। आप पॉलीगन में चले जाइए, आप सोलाना में चले जाइए, हाँ यील्ड की परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये चीज है। और ये जो ओरिजिन है वो पीओएस नेटवर्क पे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको रिटर्न ऑफ स्टेक जनरेट करके देता है, यानी कि आरओएस जनरेट करके देता है। आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख को 2 लाख, 4 लाख को 8 लाख, 8 लाख को 10 लाख, 20 लाख, ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं करता है। और ये पोर्टफोलियो आपकी होती है, आपको कब बेचना है, डेली बेचना है, मंथली बेचना है, साल में एक बार बेचना है, दैट इज योर चॉइस। क्योंकि पोर्टफोलियो आपकी है, तो मैनेज भी आपको करना पड़ेगा, इसीलिए कोई विड्रॉल नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई चीज नहीं। आपको जिस दिन मन करेगा कि सर मेरे पास 100 कॉइन हो गया और उसमें से 20 कॉइन हमें बेचनी है, तो आप बेच सकते हो। तो वैसे ही, तो सर यहाँ पे पेवाट की कोई डेट टाइम लिमिट ऐसा नहीं है कि संडे या मंडे आएगी, ऐसा नहीं है। आपकी सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स में फंड रहते हैं, विड्रॉल्स की कोई लिमिट नहीं रहता है, इनकम की कोई लिमिट नहीं रहता है, और प्रोजेक्ट्स मोर देन 60 कंट्रीज में चल रही है, और आप यहाँ पे अपनी मनी को ग्रो करा सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास पैसे तो है, हम पैसे लगा करके पैसे कमाना चाहते हैं, यानी कि मनी को ग्रो कराना चाहते हैं। या फिर कई लोग इसको नॉन वर्किंग के भी फॉर्मूले में देखते हैं कि सर हमारे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसे को हम लगवाना चाहते हैं और पैसे हमारे लिए काम करें। हम भले किसी दूसरे काम में हम बिजी रहेंगे, हमारे पास नौकरी है, चाकरी है, अलग है, कुछ है, ड्राइवरी है, दुकान है, जो भी चीज है हम वो करते रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो रखा हुआ पैसा है उसे हम ग्रो कराना चाहते हैं। जैसे बैंकों में ग्रो कराते हैं, जैसे एलआईसी में ग्रो कराते हैं, कैसे कुछ लोग स्टॉक मार्केट में ग्रो कराते हैं, कुछ लोग गोल्ड परचेज करके ग्रो कराते हैं। अलग लोगों के पास अलग अलग ऑप्शन है। तो ओरिजिन आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है कि अगर आप चाहो तो आपकी मनी को आप एलजीएनएस में कन्वर्ट करके, एलजीएनएस की यील्ड जनरेट करके आप मार्केट में उसे सेल आउट करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर एक लाइन में हम बोले, तो ओरिजिन कभी भी आपको पैसा नहीं देता है। ओरिजिन आपको पैसा नहीं देता है। ओरिजिन या बैंकिंग प्रोटोकॉल्स क्या देता है, एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस देता है, पैसे आपको मार्केट देता है। इन एलजीएनएस को लेकर के, इस यील्ड को लेकर के, या फिर इस इंटरेस्ट को लेकर के आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सेल आउट करते हैं। आज के डेट में अगर बात करें तो मार्केट इतनी सारे, दुनिया के ऑलमोस्ट जितनी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वो सब आपके मार्केट है। आप क्विक स्वैप जा सकते हैं, आप ट्रांजिट स्वैप जा सकते हैं, आप यूनिस्वैप जा सकते हैं। हर वो प्लेटफॉर्म में जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मार्केट होगी, वहां पे जाकर के इस एलजीएनएस को स्वैप कर सकते हैं, और उसे कभी भी डाई या यूएसडीटी के फॉर्म में आप उसे ले सकते हैं, और आप फिर उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो एलजीएनएस हमें कोई पैसा नहीं देता है। एलजीएनएस सिर्फ एलजीएनएस के फॉर्म में यील्ड देता है, और उसे जब मार्केट में सेल करते हैं तभी हमें पैसा आती है। तो एक बात क्लियरिटी आ गया कि सिस्टम के ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं है। 1 लाख लिए हो तुम, 2 लाख करके देना। अभी तक जितने लोगों ने कोई भी आके प्रॉमिस किया है, वो सभी लोगों ने 2 4 6 महीने में ही वो प्रॉमिस किसी तरह से वही किया, इसके टॉपिक उसके सर किया, उसके टॉपिक किसी और के सर किया, फिर किसी और की टॉपिक किसी और के सर किया। इसी तरह से 5 6 महीना मैनेज किया, और जब पानी हद से बाहर चला गया, क्योंकि ओवर प्रॉमिस, ओवर चीजें, और फिर एक समय के बाद वो जब उसकी धैर्य की जो बांध है वो निकल जाते थे, फिर प्रोजेक्ट भाग जाते थे।
और यही तक हमारे साथ बैड एक्सपीरियंस हमेशा चलते थे, लेकिन ओरिजिन हम ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करता है। और इसीलिए चलिए डियर्स, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डीपली हमने चर्चा की है। चलिए आगे चलते हैं कि सर, आपको हमने ब्लॉकचेन समझाया, आपको हमने ओरिजिन क्यों करना है, इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन के सारे फेस क्या है, ओरिजिन को क्यों हम एक पैसे की पेड़ बोल रहे हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया। और आगे चलता है कि सर ओरिजिन काम कैसा करता है, ओरिजिन में यील्ड कैसे जनरेट होता है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम क्रिप्टो की बेसिक्स से समझते हैं। तो दोस्तों मार्केट में दो तीन प्रकार की क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होता है। कुछ लोग जो एकदम बिल्कुल नया है, फ्रेशर्स, पहली बार क्रिप्टो का शब्द सुन रहे हैं, वो अलग बात है। बट आप आराम से, मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर, जब क्रिप्टोस मार्केट में आई, जैसे कि हमने बिटकॉइंस की बातें किया था, तो इन सारे क्रिप्टोस को, अब इसमें चैलेंजेस क्या थे सर, चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस ये थी कि सर क्रिप्टो को ट्रांजेक्शन करनी है। अब मान लीजिए सर, रवि पात्रा को केआर पटेल सर के पास पैसे भेजने हैं। कितने भेजने हैं, जितना भेज रहा हूँ, जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, कि वो ट्रांजेक्शन रवि पात्रा के वॉलेट में है भी या नहीं। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो सर, हमें एक बैंक का एजेंट या फिर एक व्यक्ति बैठता है काउंटर में, जिसके पास हम स्लिप जमा करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, या चेक्स देते हैं, या एटीएम डाल के लेके जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो क्रॉस चेक करता है कि तुम्हारी अकाउंट सही है, केवाईसी सही है, सिग्नेचर सही है, सब कुछ ओके है, केवाईसी का कोई इश्यू नहीं है, आरबीआई का जितनी भी सारे रूल रेगुलेशन है वो सब में आप फिट बैठ रहे हैं, तब वो ट्रांजेक्शन आगे होता है, चाहे वो कैश निकालता है या किसी और के पास भेजते हैं, तो ये चीजें होती है। लेकिन ब्लॉकचेन तो डिसेंट्रलाइज है, वहां तो कोई आदमी है ही नहीं, वहां पे कैसे काम होगा? तो सर, वहां पे अब रवि पात्रा ने केआर पटेल सर को पास पैसे तो भेजना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में यार रवि पात्रा के पास वो पैसा है भी नहीं, इसको चेक करने के लिए, इसकी डेटा रखने के लिए, इसको वेरिफिकेशन करने के लिए किसी को तो चाहिए था। अब वो कौन होगा? और होगा भी तो फ्री में क्यों काम करेंगे? तो यहाँ पे सर आई माइनिंग या माइनर्स। तो क्या हुआ सर, इस नेटवर्क ब्लॉकचेन में क्या हुआ कि जैसे मिस्टर रवि पात्रा को मिस्टर केआर पटेल सर के पास पैसा भेजना है, आप मान लीजिए सर 100 बिटकॉइन या $100 ये भेज रहे हैं, तो पहले क्रॉस चेक होगा कि सर इनके पास $100 है भी या नहीं। अगर इसमें ओके पाया जाता है तो इसको अप्रूव किया जाता है, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया जाएगा। और उसके लिए इस ब्लॉकचेन में वैलिडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मशीन लगाने पड़ेगा, और जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। जिसको मतलब ये समझ लो कि बैंक की चेकर की तरह, बैंक की जैसे आप, चलो ये बैंक की बात करते हैं तो आप सिक्योरिटी चेकिंग आप रोड में ले लीजिए, ट्रैफिक पुलिस का काम ले लीजिए, तो वो कहीं तो है जो गाड़ियों को चेक करता है, कोई बैंक को चेक करता है, तो वो चेकर या वेरिफिकेशन। अब ये इंसान के माध्यम से तो हो नहीं सकता, ये जटिल कैलकुलेशन है 24/7। इसीलिए बड़े बड़े यहाँ पे सीपीयू, जीपीयू, इंटरनेट या हीट सब की व्यवस्था करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, बैंक में काम करते तो लोगों को सैलरी मिल जाती, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ क्या मिलेगा, लोग फोकट में क्यों काम करेगा? तो यहाँ पे क्या कहता है कि भाई आप जिस भी नेटवर्क में काम करोगे, आप बिटकॉइन बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हो, या फिर XYZ टोकन की माइनिंग कर रहे हो, जैसे कि LTC, ETC, तो जितनी सारे टोकन्स हैं जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क काम होगा, यानी कि माइन होगा। तो वैलिडेटर क्या करेगा, टोकन को या कॉइन को माइन करेगा अपनी मशीनरी के माध्यम से, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, महंगी फीस लगेगा, मतलब महंगा वो मशीन लगवाने पड़ेंगे। तो प्रूफ ऑफ वर्क में ये चैलेंजेस थे। माइनर का काम तो हुआ, कुछ लोग अब इलेक्ट्रिसिटी की खपत कई जगह पे इलेक्ट्रिक, क्योंकि हाईली हीट प्रोड्यूशन होती थी, उसमें एसी चलाओ, ये चलाओ, तो ये चैलेंजेस होते थे और सब लोग एफर्ट कर पाए, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ, ईथर ने सामने आए, जिसको हम ETH भी बोलते हैं। उन्होंने आके बोला कि सर वो सब छोड़िए, मशीन फैशन कोई नहीं चाहिए, अब हम क्या करते हैं सर, आप हमारे टोकन ले लो। कितने? आपको एक स्पेशल परमिशन दे देते हैं, अगर आपके पास 32 इथेरियम हो जाएगी तो हम आपको वेरिफिकेशन नेटवर्क के साथ जोड़ देंगे, और आपको माइनर की ऑथोरिटीज मिल जाएगी, यानी कि आप जो ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो चेकर का काम है, वो सब आप कर लेंगे, बदले में आपको इथेरियम एज ए रिवार्ड मिल जाएगी।
और इसको हम इसीलिए बोलते हैं पीओएस नेटवर्क। आई होप आपने थोड़ी देर पहले आपने इस वर्ड को समझे थे, मैंने सरल शब्दों में ये चीजें बताने की कोशिश की। अब हुआ कैसे कि सर आपने पीओएस नेटवर्क पे काम कर रहे, ईथर की नेटवर्क में काम कर रहे हैं, आपकी जो पूरी दिन की वैलिडेशन के बाद एज ए रिवार्ड, जैसे महीना दिन की चेकिंग के बाद उस बैंक के एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सैलरी। तो यहाँ पे क्या मिलेगी, ईथर के रूप में आपको ईथर ही एज ए रिवार्ड आपको मिलेगी। तो वैसे ही ईथर के बदले में ईथर, बिटकॉइन के नेटवर्क में बिटकॉइन के बदले में बिटकॉइन, वैसे ही एलजीएनएस भी, कि जब आप लेते हैं और स्टेक करते हैं, आप एज ए माइनर काम करते हैं। यहाँ पे जो माइनिंग है लिक्विडिटी माइनिंग होती है, यानी कि आपने जैसे ही आप मार्केट में आके एलजीएनएस खरीदा है, आपने जरूर कुछ ना कुछ यूएसडीटी या डॉलर लेके मार्केट से आए, मतलब आपने लाए हो, उन लिक्विडिटीज को आपने अपनी लिक्विडिटी पूल में डाल करके सिस्टम को मदद किए हो, तो यहाँ पे लिक्विडिटी माइनिंग के थ्रू आपको इस रिवार्ड दे जाता है एलजीएनएस के फ्रंट में एलजीएनएस। जैसे ईथर ने देता है, पॉलीगॉन ने देते हैं, जितने भी ये सारे नेटवर्क होते हैं, वैसे पीओएस नेटवर्क में काम करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आ गया हो। अब कुछ और नया टोकन आ गए इन लोगों के सक्सेस के बाद, प्री माइनिंग कुछ टोकन आ गया। कुछ लोग बोले कि सर पीओएस के नेटवर्क है, हम सर पहले से ही बना देंगे। एक्स वाई जेड मालिक बन गए कि सर कुछ अच्छे बने, कुछ बुरे भी, उसमें लोग, ज्यादातर लोग इसमें आ गया, क्योंकि इसमें कुछ भी तामझाम नहीं करने। ज्यादातर जो स्कैम हुआ यहीं पे ही हुआ। क्यों? इसमें कैसे है कि सर क्रिएटर, जो क्रिएटर होते हैं या डेवलपर होते हैं, वो सीधा सीधा एक प्लान करते हैं कि सर हम एक नया रोड मैप बनाएंगे, एक व्हाइट पेपर बना देंगे, और हम कहेंगे सर हमारे टोकन यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा। हम आने वाले दिनों में रॉकेट बनाएंगे, आने वाले दिनों में जहाज बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, और हमारे सप्लाई रहेगा 40 करोड़, हमारे टोकन का ये रहेगा 2 बिलियन, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत दम होने वाला है। और ये सब बातें करके, मार्केटिंग करके हम क्या करेंगे, उसका आईसीओ या प्री सेल आईपीओ चला देंगे। जैसे हम कोई भी स्टॉक जब मार्केट में आते हैं, जैसे कि रिसेंटली हमारे इलॉन मस्क भाई साहब का आईपीओ आ रही है, वर्ल्ड का आईपीओ आ गया, तो ये सारी चीजें, वर्ल्ड का ट्रिलियनियर बन गया सबसे पहले, तो वैसे ही ये आईपीओ लॉन्च कर देता है, आईसीओ लॉन्च कर देता है, प्री लिस्टिंग सेल शुरू कर देता है, और प्रिविलेज लोगों को दिया जाता है। अब इसमें कोई पैसे नहीं होती है, शुरू में इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई पैसे नहीं होते, सिर्फ ये होती है क्योंकि वो टोकन हवा में छपते, क्योंकि मन किया 40 करोड़, मन किया 60 करोड़, मन किया, क्योंकि इनके पीछे कोई फंड नहीं रहता है। तो पहले वो टोकन छप जाता है, सप्लाई हो जाती है, और उसमें टोकनोमिक्स बांट दी जाती है कि सर 20% क्रिएटर रखेगा, 40% मार्केट में जाएंगे, 5% लिक्विडिटी में जाएंगे। इस तरह से एक टोकनोमिक्स हमें दे दी जाती है कि इतना 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 इतना, उस सारे टोकन का एलोकेशन सेट कर दी जाती है। अब सवाल है क्या सर ये रास्ते गलत है? नहीं, मैं नहीं कहूंगा। अगर ये रास्ते गलत होते तो आज एक्सआरपी सक्सेस नहीं होते, बीएनबी सक्सेस नहीं होते, टीआरएक्स सक्सेस नहीं होते, ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी है जो सक्सेस में। लेकिन जिनको विजन के साथ लानी थी, और जो रोड मैप कहा था, जो यूजेस बनाए थे, जो प्रोटोकॉल्स उन्होंने क्रिएट किए थे, जो जो वादे उन्होंने किए थे, वो जब जो पूरा किया, लोगों का विश्वास देता, वो मार्केट अच्छा किया। लेकिन इसी में ही बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी, स्कोप खुल गया कि सर कुछ नहीं है, बस एक अच्छा सा पीडीएफ बनाना है, क्रिप्टोस क्रिएट कर देना है, बस हवा में तो प्रिंट करनी है, और बस प्रिंट करते आ गया, और एक एक नेचुरल मोमेंटम क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि क्रिएटर के पास 80% का सप्लाई का कंट्रोल रहता है, और 20-30% मार्केट में देते हैं, और उन्हीं टोकन को लेकर के 2-4-6 महीने में हाइप क्रिएट किया जाता है, और फिर जैसे ही मार्केट एक सर्टेन मोमेंट तक, उस टारगेट तक हिट होती है, तो ये क्रिएटर जो 80% सप्लाई कंट्रोल करके बैठे हैं, वहीं पे सारे टोकन को बेच करके 1-2 कैंडल में सफा कर देते हैं और डंप कर देते हैं, और सारे लिक्विडिटीज को वाइप आउट कर देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं। और फिर वो सारे जो लोग हैं जिनके पास टोकन ही बच जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन तो था ही नहीं उसमें। तो क्या देखा कि सर वैल्यूएशन बाद में आई, पहले टोकन क्रिएट हो गया। लेकिन एजीएनएस के फॉर्म में थोड़ा सा अलग है, ये मिंटिंग टोकन है। जैसे इथर, सोल, अडा, एलजीएनएस सब पीओएस के नेटवर्क में काम करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इसमें सप्लाई, इसमें टोकोनोमिक्स नहीं होती है,
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ओरिजिन में आकर के कि सर इसका व्हाइट पेपर भेजो, इसका टोकनोमिक्स भेजो, इसका भेजो। इसका कोई एलोकेशन नहीं है कि सर 20% क्रिएटर के पास रहेगा, 40%। क्रिएटर के पास तो एक भी टोकन नहीं रहेगा। इवन आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के चेक भी कर सकते हैं, कोई भी टोकन, कोई प्रीमाइन नहीं रहेगी, पहले से कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी। मार्केट में पहले पैसे आएगा, फिर वो कॉइन छपेगी। सिंपल चीज है। सिस्टम में अगर $1 आएगी तभी एक एलजीएनएस प्रिंट होगा, छपेगा। अगर $1 नहीं आएगी, एलजीएनएस प्रिंट नहीं होगा। हमने प्रीमाइन टोकन के केस में क्या देखा था, पहले टोकन छप रही थी या मिंट हो रहा था, बन गया था अपनी सप्लाई, और फिर उसमें आईसीओ सेल के बाद मार्केट में पैसे आ रहे थे। लेकिन मिंटिंग टोकन में या फिर इस पीओएस नेटवर्क में अलग है। यहाँ पे पहले पैसे आएंगे, फिर टोकन निकलेंगे। पहले मार्केट में 32 इथेरियम को लोग खरीदेंगे, फिर वो नया इथेरियम जनरेट करेंगे। अरे गॉट माय पॉइंट। अगर आपने पॉल की, पहले पॉल खरीदेंगे, फिर आप स्टेक करेंगे, फिर आप प्रूफ ऑफ नेटवर्क में जाएंगे, यानी कि पीओएस के नेटवर्क में जाएंगे, फिर आप नए टोकन की जन्म देंगे। सिंपल, एज ए रिवार्ड्स वहां पे नए टोकन बाहर सप्लाई के रूप में आएंगे। तो यानी कि पहले सिस्टम में पैसे आएंगे, फिर नए टोकन जनरेट होंगे, चाहे वो एलजीएनएस के रूप में हो, इथर के रूप में हो, जो भी नेटवर्क में वैसे। सिंपल। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो सप्लाई यहाँ पे इन्फिनिटीज होती है। लोग कहते हैं कि सर एलजीएनएस की बहुत ज्यादा, नो डाउट रिवार्ड्स है तो सप्लाई तो आएगी। ये ऐसा नहीं है कि खाली एंजेलिस के ही है। अब इथर का देख लीजिए, सोलाना का देख लीजिए, पॉलीगॉन का देख लीजिए, जितने भी पीओएस नेटवर्क पे काम करते हैं उनकी सप्लाई इन्फिनिटी होती है, क्योंकि रिवार्ड बांटने पड़ते हैं, टोकन के बदले में टोकन या कॉइन के बदले में कॉइन। सिंपल, यही चीज है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गया होगा, किस लिए रिवार्ड आते हैं, क्यों रिवार्ड देते हैं, किन कारणों से रिवार्ड पैदा होते हैं। तो सिंपल चीजें हैं। तो जैसे लोग सिस्टम में $1 लेके आते हैं, या फिर लिक्विडिटीज में वो डॉलर को डालते हैं, और फिर लिक्विडिटी माइनिंग के थ्रू एज ए रिवार्ड उनको एलजीएनएस के फ्रंट अप में एलजीएनएस मिलते हैं, और इसी एलजीएनएस को लेकर के वो आगे बेचते हैं, तो मार्केट से वो पैसा। तो सिस्टम के पास कोई लायबिलिटीज नहीं होती है। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे। साथ में मार्केट के कुछ क्वेश्चन जो सर के थे, वो सब चीजें हम आज कोशिश करेंगे। तो मार्केट के सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि सर सप्लाई मार्केट में आ रहा है, रेट 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। हाँ, कंपाउंडिंग मिल रहे हैं, हमारी एक टोकन का 10 टोकन, 8 टोकन, 9 टोकन, 20 टोकन, हजारों टोकन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि सर हमारे पास, पता चला कि सर हमारे पास 1000 टोकन तो हो गया, लेकिन रेट अगर 0 हो गया, तो 1000 के साथ हम 0 को गुणा करेंगे तो नीट फल जो रिजल्ट आएगी वो 0 आएगा। फिर हमारे लिए क्या होगा। तो सिस्टम ने हमें, सर किसी का माइक खुल गया, प्लीज लीडर प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। चलो, शुक्रिया, थैंक यू। तो डियर, मैं उस आपकी जो क्वेश्चन है, ये जेन्युइन भी है और ये होनी भी चाहिए। मैं, तो डियर, हम समझते हैं कि ये कैसा है और क्या प्रोटोकॉल्स है, क्या सिस्टम है जो सिस्टम ने। तो सिंपल सी चीज है, सिस्टम हमें कई सारे ऑफर्स करते हैं। हम मार्केट वाइज ऑफर करते हैं, बॉन्ड परचेस ऑफर करते हैं, और जब भी हम बॉन्ड परचेस करते हैं या फिर बॉन्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, एलजीएनएस को मिंट करते हैं। ये मार्केट के ओनली टोकन है सर, कोई एआई नहीं बनाता है, कोई क्रिएटर नहीं बनाता है, ये टोकन को पब्लिक मिंट करता है सर। हम जब जब इस सिस्टम में लिक्विडिटीज लेके आते हैं, तब तब यहाँ पे टोकन मिंट होती है। यानी कि ये मार्केट की कोई प्रीमाइंड टोकन नहीं है, या क्रिएटर की मन किया, एआई की मन किया। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हमें भ्रमित करते हैं कि सर हमारी टोकन तो एआई बनाता है। अरे सर, एआई तो आप ही के इशारे से चलते हैं ना सर, आप खुद बना लेते तो। अलग अलग प्रिविलेज ले ली जाती है मिंटिंग फंक्शन को लेकर के, बैकडोर मिंटिंग की जाती है कि सर एक बार चला गया बस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये मार्केट के ओनली टोकन है जिसको हम और आप प्रिंट करते हैं। ठीक है, जब भी सिस्टम में एक डाई लेके आते हैं,
तो सिस्टम एक एलजीएनएस प्रिंट करता है बॉन्ड के थ्रू। जब भी एक डाई आता है तब हमें एक एलजीएनएस प्रिंट हो जाती है। मार्केट प्राइस मान लेते हैं आज $3 है, तो हमने अगर $100 लेके आया तो 100 एलजीएनएस प्रिंट हो गया। लेकिन टेक्निकली आपको 30 गो 33 गो देना है, तो रेस्ट टोकन क्या हो जाती थी, रेस्ट टोकन हमारी ट्रेजरी बॉन्ड्स में जाकर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो रुक जाता है और वही रिवार्ड के रूप में हमारे पास आते रहता है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गया। तो सर ये सिस्टम की फंडामेंटल है, काम करने का तरीका है, जहाँ पे एक एलजीएनएस कैसे छपता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कैसे लोग मार्केट में आके पैसे कमाते हैं। तो रिवार्ड के रूप में आपको एलजीएनएस मिलती है, उस रिवार्ड को मार्केट में सेल आउट करते हैं और फिर आप यहाँ पे पैसे। तो सिस्टम हमें कई तरह के इनकम प्रोवाइड करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप अगर किसी को रेकमेंड करते हैं इस बिजनेस के बारे में, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, वहां से आपको सिस्टम 15 लेवल तक स्पाइडर रिवार्ड इनकम इनकम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे कोई रेफरल कमीशन नहीं मिलती है। आप किसी को 100 कॉइन, 1000 कॉइन और लाखों कॉइन लेके आएंगे, उनसे चवन्नी का भी कोई कट मनी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो पैसे कमा रहे हैं, इंसेंटिव यहाँ से कमा रहा है, यानी कि रिवार्ड यहाँ से कमा रहा है, यील्ड जनरेट हो रही है, तो उनके यील्ड के ऊपर आपको यील्ड मिलती है और जिस वजह से आपको स्पाइडर रिवार्ड वो सिस्टम अलग से देता है। ऐसा नहीं है कि सर उन्हीं का ही कट मनी मिल गया, 1000 कॉइन लेके आया है, चलो इसका 100 कॉइन बांट दो, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे स्पाइडर रिवार्ड इनकम होती है। साथ में आप लेवल इनकम, एक सर्टेन लेवल तक पहुंच करके आप V1 V2 V3 लाखों की इनकम यहाँ से आप कर सकते हैं डियर। तो चलिए डियर्स, ये सब चीजें हो गई, लेकिन जो सबसे मार्केट के चलने वाले सवाल है सर, अगर सर टोकन्स कैसे हैं, जो रिवार्ड रेशियो है सर, मैंने पहले ही आपको शायद क्लियर कर चुके होंगे, एक बार उसको भी क्लियर कर देते हैं। जो रिवार्ड रेशियो है सर, वो 0.15 से लेकर के दिन के जो एवरेज रेशियो है, क्योंकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन्स में हमारी जो पूरी रिवार्ड है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन्स के हैश के साथ या स्पीड के साथ चलती है। तो ये लगभग लगभग अगर देखा जाए तो आज के डेट में लगभग 4 बार आपको रिवार्ड मिलती है दिन में। यानी कि आपकी एसेट, आप अगर 100 कॉइन लेते हैं तो वो 100 कॉइन दिन में 4 बार कंपाउंडिंग होता है। ये मैजिक है और कंपाउंडिंग वंडर है। यानी कि 0.15 करके अगर 4 बार भी अगर आता है तो आपकी एसेट मिनिमम 0.6 आपको कंपाउंडिंग होते हैं। अगर और सरल करके बता दें, अगर आप 100 टोकन्स लेकर के सिस्टम में एनरोल होते हैं एज एग्जांपल, तो आपको 0.6 एटलीस्ट आपको रिवार्ड्स मिलती है पर डे का। और फिर उस रिवार्ड को आप रखेंगे, बेचेंगे या फिर अगले दिन फिर कंपाउंडिंग करेंगे, दैट इज योर चॉइस। ये क्योंकि पोर्टफोलियो आपकी है, ये चीजें है। तो वैसे ही अगर आप कंपाउंडिंग के खेल में चलते हैं तो सर आप, ऐसा होता है कि सर आप साल भर में आप ये पाएंगे कि सर आपकी जो एक टोकन है वो कम से कम 8 से 9 टोकन में कन्वर्ट हो जाता है, 8 to 9 टोकन। अगर आप और थोड़े से अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आप वेस्टिंग टर्म को अगर आप चूज करते हैं, तो वहाँ रिवार्ड रेशियो 1% से भी के आसपास पहुंच जाता है। यानी कि अगर आप 100 टोकन के साथ चल रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एक कॉइन भी वहां पे प्राप्ति हो सकता है। यानी कि पूरे महीने का 30 टोकन भी आप 100 टोकन के ऊपर कमा सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आपकी चॉइस है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर अगर हम 100 टोकन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम कंपाउंडिंग कराते हैं, तो हम 800 से 900 टोकन भी यहाँ पे कंपाउंडिंग के जरिए से पहुंच सकते हैं। अब सवाल है कि सर हमें, बहुत सारे लोग, अब प्रेजेंट टाइम में हम आते हैं और उन सारे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। हम अगर प्रेजेंट टाइम में आते हैं, बहुत सारे मार्केट के क्वेश्चंस है, बहुत सारे ऐसे चीजें है, सर क्या होगा, कैसे होगा, सर सब कुछ खत्म हो गया, रेट नीचे नीचे चलते जा रहा है, कैसे होगा, और ये सारी चीजें। देखो प्रेजेंट टाइम में हम आ गए हैं सर, वी आर राइट नाउ, अभी जो हमारी एलजीनिस की जो प्राइस है वो लगभग 2.6162 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, ये पॉलीगॉन नेटवर्क की मार्केट है। यानी कि हमने जैसे ही आपको बताया था कि ये दो दो मार्केट है, यानी कि दो दो ब्लॉकचेन पे हम अवेलेबल है। ये पॉलीगॉन की मार्केट है जिसमें ये ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं 22 मिलियन के आसपास आज की ट्रेडिंग वॉल्यूम है। लिक्विडिटी से आप देख सकते हैं लगभग 290 मिलियन से प्लस है। अब यूजर्स देख सकते हैं लगभग 25 मिलियन के आसपास यहाँ पे है।
मार्केट कैप देख सकते हैं लगभग 7 मिलियन के आसपास है। आप अगर और डेटा भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज आज की क्या सेलिंग वॉल्यूम रही, क्या बाइंग वॉल्यूम रही। आज आज अगर आज की बात करें तो लगभग 11 पॉइंट समथिंग हमारी सेलिंग वॉल्यूम है और 10.5 हमारा बाइंग वॉल्यूम है। तो ओवरऑल बाइंग और सेलिंग ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम ज्यादा है, इसीलिए हम थोड़ा सा, ये मार्केट के नेचुरल फेनोमेना है, ये ऐसा है। तो अभी तक की चीजें हैं। अगर आप पूल को देखना चाहे तो आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं लिक्विडिटी पूल को, या फिर इवन आप डेस्क स्कैनर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि आज टोकन पुकुट से हम दिखा रहे हैं वैसे आप देख सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो इस क्विक स्वैप के अंदर ये लिस्टेड है, यानी कि पॉलीगॉन चेन का, यानी कि पॉलीगॉन नेटवर्क का वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्क। आप देखिए सिंपल सी चीजें हैं। ओरिजिन कोई ऐसे एप्लीकेशन बेस या कोई ने ऐप बना दिया और वहीं पे ट्रेडिंग कर रहा है, विड्रॉल कर रहे हैं। आज हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसे एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो में फंस जाते हैं, जिनकी ना कोई लिक्विडिटी है, ना कोई बाहर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मतलब कोई मार्केट मौजूद है, कुछ नहीं है। उसके ऐप में जाएंगे और वहां बेचेंगे। पता चलता है कि सर रेट भी बढ़ रहा है, सब कुछ चल रहा है, 3-6 महीने तो सब बराबर चला, और जैसे ही हमारी बेचने की बारी आई वो एप्लीकेशन ही बंद हो गया, वेबसाइट ही क्रैश हो गया इस वजह से। लेकिन यस, ये क्विक स्वैप कोई सिस्टम ने नहीं बनाया, या सिस्टम का बनी हुई चीजें नहीं है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, मतलब थर्ड पार्टी चीजें हैं। पॉलीगॉन नेटवर्क में ये अवेलेबल है। पॉलीगॉन का ये डेस्क है जिसमें आपको लगभग 145-146 मिलियन का लिक्विडिटी पड़े हुए हैं डाई के रूप में, और एलजीएनएस का लिक्विडिटी वैसे ही काम करता है। 50% यूएसडीटी या डाई और 50% एलजीएनएस के फॉर्म में ये काम करता है। चलिए डियर्स, तो जो आज की डेट में समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो लोगों के मन के जो सवाल हैं, जो जाले हैं कि सर सब ठीक है, हमारी 100 कॉइन या एक कॉइन 1,000 कॉइन बन जाएगा कंपाउंडिंग होकर के, हमारी एक कॉइन 10 कॉइन बन गया, लेकिन सर रेट 0 हो गया तो तब क्या होगा सर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज मैंने प्रोटोकॉल के जरिए से बता रहा था। सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें अलाउ ही नहीं करता है $1 की जो प्राइस है एक एलजीएनएस से, ये मिंटिंग कॉस्ट है या कॉस्ट टू पे है सर। हमारे टोकन हवा में नहीं बना है सर, और इसीलिए हमारे पास क्या मौजूद है, RFB वैल्यू, यानी कि रिस्क फ्री वैल्यू, जो बिलियंस ऑफ डॉलर की है। सिस्टम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जब भी एलजीएनएस के प्राइस हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर मिंटिंग कॉस्ट से नीचे चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस एलजीएनएस को बाई बैक करेंगे। पहली बात तो, क्योंकि हमारे पास बिलियन ऑफ डॉलर रिस्क फ्री वैल्यू पड़े हुए हैं, जो अभी तक की तो जरूरत नहीं पड़ा, तो हमें यहाँ पे एश्योरेंस मिलता है कि चलो ठीक है, हमारे टोकन 4 पे थे, 5 पे थे, 6 पे थे, 8 पे थे, 10 पे थे, 12 पे थे। आप कैंडल में जाके भी आप देखोगे सब चीजें आपको मिल जाएगी। 20 पे थे, 25 पे थे, कहीं पे थे। लेकिन जब भी, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना और नीचे आना वो सब कुछ किसके लिए ऊपर है, मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। शुरू में सप्लाई कम थी, रिवार्ड्स कम बांटी जाती थी, तो डिमांड बहुत हाई थी। और जैसे जैसे सप्लाई बाहर आएंगे तो सप्लाई लोग मार्केट में सेल करेंगे, तो डिमांड, सप्लाई ज्यादा आ रहे हैं तो सर डिमांड भी कम हो रही है, तो सर क्या हो रही है, रेट थोड़ा नीचे भी आ सकता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या दिया गया है सर, यस, इटर्निटी फेस में आपको बहुत जल्दी बर्निंग की तगड़ा ऑब्जर्वेशन मिलेगी। अभी भी फिलहाल राइट नाउ वी आर डूइंग बर्निंग, लेकिन जितनी बर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि सर सिंपल चीज है, मैं थोड़ा सा मनी का फ्लो को समझाता हूं, समय थोड़ा कम पड़ जाता है। भारत सरकार क्या करता है, सब छोड़ दीजिए, भारत सरकार क्या करता है, वो नोट प्रिंट करता है। अब रिसेंटली ये सुनने में आ रहा है कि प्लास्टिक मनी लेके आएंगे। नोट प्रिंट करता है, मार्केट में सप्लाई के रूप में लाता है, वो ट्रेड होता है, यूज होता है, हाथ बदलता है। लेकिन जैसे वो फटे पुराने होते हैं उसमें फिर रिसाइकलिंग कर ली जाती है, यानी कि इसको वापस ले ली जाती है, और उसके जगह पे फिर से नया प्रिंट छाप दी जाती है, नया नोट छाप दी जाती है। यही साइकिल है। अब जाहिर सी बात है, अब आरबीआई के पास तो नोट छापने का मशीन था, टैक्साल था, लेकिन एलियंस के पास, ओरिजिन बैंक के पास तो टैक्साल नहीं है ना, वो तो, लेकिन वो क्रिप्टो छाप सकते, वो भी ऐसा ही है। एलियंस छापता है, पब्लिक के माध्यम से प्रिंट होती है, मार्केट में रिवार्ड के रूप में उसकी सप्लाई बाहर आती है, वो ट्रेड होता है, कैश में कन्वर्ट होता है, और एक सर्टेन मोमेंट के बाद
लिक्विडिटी के थ्रू, स्टेबल के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू इसकी बर्न की जाती है, ताकि मार्केट के नेचुरल डिमांड बने रहे और इसको मार्केट से आउट कर दी जाती है, यानी कि खत्म कर दी जाती है। कैसे? तो पहली बात तो सर पहली बात तो सर, हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो हमारी जो रिस्क फ्री वैल्यू है, वो हमारी रेट को $1 से नीचे जाने में अलाउ नहीं कर रहा है। दूसरी चीज है बर्निंग, बहुत ज्यादा। अभी हमारी पास बर्निंग है लगभग लगभग देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास अभी बर्निंग को हम लोगों ने बर्निंग कर चुके हैं, 10 करोड़ को है। लेकिन इतनी सफिशियंट नहीं है, जिस रिवार्ड से, जिस रेशियो से हमारी सप्लाई आ रही है। अब हम लोगों ने क्या किया है, एलजीएनएस इज इक्वल टू स्टेबल ए इज इक्वल टू $1। इस फॉर्मूले को समझना, और इससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। क्या है सर, अब सिस्टम ने अपनी ब्लॉकचेन्स, अपनी अनोबीज ला दिया। बहुत सारे लोग मार्केट में कह रहे हैं कि सर एलजीएनएस पॉलीगोन में था, जब तक थर्ड पार्टी में था बहुत अच्छा मार्केट की एक्सेप्टेंस था, अनोबीज ला करके बहुत गलत कर दिया, बहुत घटिया कर दिया। अब कोई भी चीज है, मतलब आप वो बातें कर रहे हो कि सर एक व्यक्ति भाड़े के घर में रहता था, बहुत अच्छा था, जैसे ही अपनी खुद की घर बना लिया, बहुत गलत किया। क्या ये उन्नति करना, तरक्की करना गलत बात है, अगर खुले मन से अगर देखा जाए? क्योंकि सर कुछ लोगों ने मार्केट में ये प्रचार कर रहे हैं कि सर ये अनोबी इनकी प्राइवेट चेन है। ये ऐसा नहीं है कि ये डेटा स्टोर करने के लिए अनोबीज को लिया गया है, बस वैसे किसी तरह से अपनी कंट्रोल जमाने के लिए, ऐसा नहीं है। अनोबीज इज ए पब्लिक लेयर वन चेन, ठीक है। और अभी तक मोर देन 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट है जो अनोबीज में डिप्लॉय हो चुकी है। 1.5 महीने में रिकॉर्ड ब्रेक इसकी यूज है। हाँ, नो डाउट, अभी तक हम लोगों ने इसकी नेटिव टोकन को लॉन्च नहीं कर पाए हैं, अभी भी हम लोग डाई पे हैं। आप जाके यू कैन ट्रैक इट एंड यूज इट, आप जाके देखिए सर। हो सकता है कि आपको इस सेशन के बाद आपको मार्केट जाने का ऑप्शन मिलेगा, यूट्यूब घाटने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए ये हमारी, ये अगेन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। ये देखिए अभी हम जो है Aave.ai, वन ऑफ द फाइनेस्ट चेकर आप बोल सकते हैं। अब ये क्या है सर, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है, इवन बहुत सारे ऐसे एमएलएम प्रोजेक्ट्स भी डिप्लॉय हो रहे हैं इसके ऊपर, अनोबिस के ऊपर। क्योंकि सर हमने भी तो कभी थर्ड पार्टी हिसाब से पॉलीगोन को यूज किया था। ओरिजिन ने पॉलीगोन को डेवलप नहीं किया, हमने उसे यूज किया एज ए टूल्स। तो आज अनोबी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की चॉइस है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसकी फीचर्स, बिकॉज ऑफ इसकी स्पीड, इसकी जो पार ब्लॉक की स्पीड है 1, मतलब 1 सेकंड में एक ब्लॉक माइन हो जाता है। तो देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, मैच 1.5 से 2 महीने में हजारों प्रोजेक्ट इसमें डिप्लॉय हो गया, नए नए टाई अप्स हो रहे हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन को मार्केटिंग करने में समय लगती है। पॉलीगोन अगर पॉलीगोन बना है, ईथर अगर इथेरियम बना है, तो ये 1-2 दिन में या 1.5 महीने में नहीं बनी है, थोड़ा वक्त लगेगा। अब उसमें होगा क्या सर, आइए इसे समझते हैं। कैसे हमें, अब लोग कह रहे हैं कि सर आज 2.5 है या 3 है, कल एक चला जाएगा और 10 सेंट में चला जाएगा, 1 सेंट में चला जाएगा, कभी जाकर के जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा सर? हमारी एक कॉइन का अगर 1000 भी बन गया, तो कौन सा हम बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे? तो डियर्स, इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए सर। जैसे हमारी डिफ्लोरेशन मैकेनिज्म क्या हो, आज सिस्टम की तरफ से बर्निंग की जा रही है, लेकिन जैसे अनोबी लॉन्च होगा, इस अनोबी को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? स्टेबल ए, हम इसको कर देते, इसको करते हैं AN। अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए सर? LGNS। अब स्टेबल ए का फिक्स सप्लाई होगी और बहुत जबरदस्त मार्केटिंग होगी, क्योंकि ब्लॉकचेन पे इसकी जबरदस्त यूज केस बनने वाला है, क्योंकि ग्लोबली इसकी रीच होने वाली है। इस जितनी अनोबीस की एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, आप जरा सोचिए, आज बहुत सारे ऐसे MLM प्रोडक्ट, MLM चीजें इसे एज ए थर्ड पार्टी डेप की तरह यूज कर रहा है, मतलब ब्लॉकचेन की तरह यूज कर रहा है। जैसे हम लोग आज पॉलीगोन को यूज कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रांजेक्शन हम गैस फीस के रूप में देते हैं, आज सालों से दे रहे हैं। क्या ये अनोबीस को जरूरत नहीं पड़ेगा? आज डाई के रूप में गैस फीस जरूरत पड़ रहा है, जैसे अनोबी लॉन्चिंग होगी तो अनोबीस कॉइन में इसको देना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी रीच बढ़ेगा। 1.5 महीने अगर इतनी बड़ी रीच बना लिया है, तो जैसे ये 6 महीना साल भर ये पुराने होते जाएंगे, इसके बारे में, इसकी गुणवत्ता के बारे में और ज्यादा लोगों को पता चलेगा। अब जाहिर सी बात, एक की डिमांड होगा, लेकिन ये आएंगे कहाँ से? सिंपल सी चीज है,
जो बेस है वो एलजीएनएस। एलजीएनएस बर्न हो जाएगी या मिन एक एलजीएनएस को बर्न करने से एक स्टेबल ए मिलेगी, और ये स्टेबल ए स्टेक करने से हमें मिलेगी अनोबीस। तो सर ये हो गया सर हमारा बेस प्रोडक्ट, यानी कि एंट्री के रास्ते। अब जाहिर सी बात है, अब समझ लेते हैं सर। पहली बात तो हमारी रिस्क फ्री वैल्यू है जो हमें एलजीएनएस को $1 से नीचे जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। दूसरी चीज है, आप सोचिए हमारी जो स्टेबल है बेक्ड बाई $1 या डाई, जो भी आप बोल लीजिए। आज यूएसडीटी को कोई $1 से नीचे गिरा पा रहे हैं क्या? ये मैकेनिज्म स्टेबल कॉइन है जिसको $1 से बैकअप कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, अब एक एलजीएनएस बर्न करने से एक स्टेबल मिलेगा, एक स्टेबल का मतलब है $1। अब जाहिर सी बात है, जब भी मार्केट $1 से नीचे जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट की में आप बताओ सर, आपको अगर यूएसडीटी या डाई $1 से आधे डॉलर पे अगर मिलना शुरू हो जाए, मार्केट में दिखना शुरू हो जाए, मार्केट बाई करेगा या नहीं करेगा? आंसर इज 100% करेगा, क्योंकि एक एश्योर प्राइस मिलती है। क्यों आज यूएसडीटी का क्यों डिमांड है? क्योंकि क्रिप्टो में यूएसडीटी से पहले, टेथर से पहले ऐसा कोई सोचा नहीं था, क्योंकि क्रिप्टो में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा था। समय ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। क्योंकि यूएसडीटी क्यों आज मार्केट के इतनी बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का, बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप क्यों बन गया? आज कॉइन मार्केट कैप में टॉप 3 में, टॉप 2 में क्यों आता है? बिटकॉइन ईथर के बाद सबसे बड़ा अगर मार्केट कैप किसी का है तो वो टीथर यूएसडीटी का है। क्यों इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी? क्योंकि शुरू में जो ट्रेक होती थी तो विश्वास ही बिटकॉइन के साथ किसी XYZ टोकन का ट्रेडिंग हो रही है, ईथर के साथ बिटकॉइन का प्यार होता था। जब मार्केट गिर, हाईली रिस्क फंड होती थी, जो छोटी मोटी टोकन है वहां से फंड को लोग बिटकॉइन में स्वाइप कर देते थे या शिफ्ट हो जाते थे या इथर में शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन मार्केट की नेगेटिव इंपैक्ट इन छोटे छोटे कॉइन से ज्यादा पड़ने से, लेकिन बिटकॉइन में भी बड़े वो बड़े हैं, मार्केट का बड़ी थी, विश्वास ज्यादा था, लेकिन ये अगर 50 गिरता था तो ये भी 5% गिर जाता था। तो मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं था, जाए तो कहां जाए। लोग मान लीजिए XYZ टोकन को बेच दिया, वो बिटकॉइन में आ गया, लेकिन ये 50 गिरा, ये भी 5-10% गिर गया, तो फिर भी तो 10% मनी तो लूज हो गई ना। फिर उसे रिकवर करने में टाइम लगता था, तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया यूएसडीटी या स्टेबल कॉइन। टेथर ने बोला कि सर कोई टेंशन नहीं है, हमारी कॉइन की कोई प्राइसिंग नहीं होगी, कोई प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं होगा, एक स्टेबल कॉइन होगी। ये कैसे होगा कि सर हमारे जितनी टेथर पैदा होगा उतना $1 अमेरिकन जो डॉलर्स है वो एज ए रिजर्व रखा जाएगा, और जो उसकी बाकायदी ऑडिट होगा। अब वहां से मार्केट में स्टेबिलिटी आ गया। अब सर क्या हुआ, दुनिया की जितनी वोलेटाइल होते थे सबकी ट्रेडिंग पेयर के साथ शुरुआत हो गया यूएसडीटी के साथ। यूएसडीटी की सक्सेस देखने के बाद डाई आ गया, यूएसडीसी आ गया, इस तरह से बहुत सारे स्टेबल कॉइन आ गया। ये क्यों स्टेबिलिटी लाई मार्केट में? क्योंकि बैक्ड बाय $1। आज यूएसडीटी ऐसी प्राइस जाएगी, तो ये हमें सपोर्ट करता है कि सर एलजीएनएस की जो प्राइस है वो $1 से नीचे नहीं जा सकता है। और इसीलिए आप, जाहिर सी बात है सर, अगर आज एक टोकन आप स्टेक करते हैं, साल भर वेट करते हैं, 9 से 10 टोकन मिलती है, कितना ही है, $4 ना आएगा, $8 ना जाए, बर्निंग हो, बहुत पंप नहीं करेगा सर। एक टोकन का अगर 9 टोकन बनेगा, अगर $1 के भी अगर हमें एश्योर प्राइस मिल रही है तो $9 की प्राइस तो हमें मिल ही गया है सर। आज की बाइंग $3 है, और साल भर के बाद 9 टोकन होगी तो $9 की रेट तो हमें मिलेगा ना सर। तो अपने पैसे को 300% ग्रो कराने की, तो हाँ ठीक है, 3000% नहीं बनेगा, 3 लाख% नहीं मिलेगा, कम से कम साल भर में 200-300% की तो ग्रोइंग मिलेगी ना। तो ये बहुत बड़ी एक रक्षा कवच बोल सकता है इस प्रोजेक्ट के या चीजों के। ये फंडामेंटल मार्केट में नहीं है। आपको बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे कि सर हमारे तो 3600% है, मेरे तो 3800% है, हमारे रेट तो आजीवन भर नहीं गिरता है।
मैं दामू सर का उस दिन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा सर। कोई मार्केट नेचुरली ग्रो करेगा, अप होगा, डंप होगा, यही तो नेचर है। लेकिन कोई अगर बोले कि सर, क्योंकि वहां लिक्विडिटी को हाईजेक किया जाता है, वहां पे सेलर को हाईजेक कर ली जाती है और रेट यहाँ पे गिरने नहीं दिया जाता है कि सर सेलर होगा, एक्टिविटी होगा, तभी तो रेट गिरेगा। क्योंकि नेचुरली 3-6 महीने तक, और ये समझ लो सर कि ऐसा नहीं है कि यार ये आजीवन भर कंट्रोल कर लेगा। 3 महीना 6 महीना, जब तक लोगों की पेशेंस लेवल नहीं टूटता है, जब तक कंपाउंडिंग थोड़ी सी स्लो है, तब तक ठीक है। आज से पहले, क्योंकि सर ने वहां पे एक शायद पेशाब की उदाहरण दिया था, जब आपको यूरिन लगती है, बस में आप परेशानी में आ गए, बस रुक नहीं रहा है, आप कितना घंटा चाप सकते हो उस प्रेशर को, जो नेचुरली नीचे गिरना चाहते हैं, और आप उसे मैनिपुलेट करके रोक रखे हो। आप, क्या होगा सर? आप टॉयलेट को, पेशाब को कितना दिन चाप कर रख सकते हैं सर? 3 महीना 6 महीना? नॉर्मली तो पेशाब तो सर 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे में हालत खराब हो जाता है। अगर उसे कितने चाप के रखोगे, जिस दिन ये फट जाएगी तो वो पूरा पेंट में ही गिला करके निकल जाता है सर। तो मार्केट में ऐसा ही होती है सर। सिस्टम आता है, कमिटमेंट करता है कि सर हमारी रेट कभी नहीं गिरेगा। सर ये जरा सोचिए सर, क्या ये टेक्नोलॉजी इलोन मस्क को पता नहीं था? क्या ये टेक्नोलॉजी भारत सरकार को पता नहीं कि यार हमारे शेयर मार्केट जिंदगी भर नहीं गिरेगा? सर ऐसे अगर हो जाए तो यार हमें कोई लॉस ही ना लेना पड़े। इंडियन के शेयर मार्केट में अगर ये टेक्नोलॉजी मिल जाए कि सर ऐसा एक फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा एआई लगवा देंगे कि जो हमारी रेट कभी शेयर मार्केट में नहीं गिरेगा, तो सर बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का पैसा भारत में आ जाएंगे। क्योंकि भारत का शेयर मार्केट पास ऐसा एआई है जिसकी रेट को जिंदगी भर नहीं गिरने देगा। मार्केट के नेचुरल फिनोमेना है सर। रेट कभी गिरेगा, उठेगा, उसमें एंट्री होगी, एग्जिट होगी, खेल होगा, जीरो सम गेम चलेगा, कोई खोएगा कोई कमाएगा। ये सिंपल फिलोसॉफी है मार्केट की। लेकिन फिर ये भारत सरकार को ऐसा टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिल जाती कि सर ये शेयर मार्केट कभी नहीं गिरेगी, फॉरेक्स मार्केट? अगर किसी देश में ये प्रॉमिस कर दे कि सर हमारी शेयर मार्केट तो कभी भी नहीं गिरेगा, तो सर दुनिया की सभी देश की पैसा उसी मार्केट में आ जाए और वो रातों रात ट्रिलियंस की डॉलर की मार्केट कैप बन जाए और अर्थव्यवस्था में वो नंबर 1 कंट्री बन जाए। ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलती है? ये दे क्यों नहीं देते ऐसे टेक्नोलॉजी अगर इनके पास है तो? लेकिन ये सब चीजें ये नेचुरल नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को यही पसंद है कि सर देखो हम ऐसे प्रोजेक्ट में जा रहे हैं जहां पे रेट गिरते ही नहीं है। यहाँ तो वैसा ही चलता है, क्योंकि जिंदगी का ये फिलोसॉफी है, जहां जिंदगी ऐसा ही चलता है वहां जिंदगी खत्म हो गया है। जहां जिंदगी ऐसा चलता है उसी में ही जान है। बाकी डियर, समझदार को इशारा काफी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं रवि पात्रा अपना वाणी को विराम करता हूँ। फाइनली थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। लगभग 300 से लगभग 280 पार्टिसिपेशन अभी भी मौजूद है। थैंक यू फाइनली, तहे दिल से और बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की सेशन को और अपने वाणी को विराम देता हूँ। और 10-12 मिनट आपने ज्यादा समय दिया उसके लिए सर तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर, हैव ए ग्रेट डे।